माई डंकी सैली। मेरी डंकी जो कौन है? सैली है। अगर हम इस स्टोरी के बारे में बात करें तो इसे गेराल्ड डेरल के द्वारा लिखी गई एक वर्क जिसका नाम बर्ड्स बीस्ट एंड रिलेटिव्स उससे लिया गया है। अगर हम गेराल्ड मैल्कम ड्यूरल के बारे में बात करें तो वह एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश नेचुरलिस्ट एंड ऑथर है। मतलब इनका जन्म इंडिया में हुआ था लेकिन थे यह ब्रिटिश। फिर उन्होंने एक ड्यूरल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट और जर्सी जू टू प्रोटेक्ट एनिमल्स को बनाया था पूरे दुनिया भर में। इन्हें जितने भी इनकी वर्क्स है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस होते हैं और इनके कुछ फेमस वर्क्स है माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स, मेनाग्रे मैनर और आर्क एनिवर्सरी। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि हम अभी कॉर्फू पहुंचे थे और मुझे यहाँ पे रहने वाले अलग अलग तरह के डंकीज के बारे में जानकारी था, लेकिन मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था जब तक मैं कैथरीन के शादी में नहीं गया था। वहाँ पे बहुत सारे डंकीज आए थे अपनी बेबीज के साथ और उनमें से कुछ 4 या 5 दिन छोटे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था उनकी सॉफ्ट स्किन को देख करके। कितनी सुंदर उनके कान थे, आँख थे, सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और जिस तरीके से वह मूव कर रहे थे वह भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैंने यह डिसाइड किया कि मैं भी एक खुद का डंकी लूँगा। मैंने माँ को बताया कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने बोला, माँ मेरा जन्मदिन आने वाला है और अगर आप मुझे डंकी ले दोगे तो मुझे और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए होगा। मैंने उनको समझाया कि अगर मेरे पास डंकी होगा तो वह मेरे सामान को आराम से उठा के लेके जाएगा और मैं अगर कहीं ट्रैवल करने चाहूँगा तो मैं अच्छा खासा ट्रैवल कर पाऊँगा। जिस पे उनकी माँ बोलती है ठीक है देखते हैं। और एक दिन की बात है, कॉस्टस जो कि हमारी मेड का भाई है वह बम्बू का घर बनाने लगा था ऑलिव ग्रोव के पास। मेरी माँ के कहने पे मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ चुका था। तो मैंने इससे पूछा, कॉस्टस से पूछा कि मेरी माँ इस बम्बू हाउस का क्या करेगी। जिस पे वह बोलता है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वह यहाँ पे कुछ प्लांट्स को रखेंगी या फिर ठंड के मौसम में आलू को रखना चाहेंगी। अगले दिन क्या होता है, वह बम्बू का जो झोपड़ी बना था वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। जब मैंने माँ से पूछा कि ऐसा क्यों बनाया जा रहा है तो उन्होंने कुछ खास जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना बोला कि हो सकता हमारा भविष्य में इसको कुछ काम हो। मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले सारे के सारे लोग अजीबो गरीब तरीके से बर्ताव करने लगे। यहाँ पे एक लैरी था, लैरी नाम का एक पर्सन है। वह पूरे घर में टैनविटी टैलहू जैसे पता नहीं क्या क्या स्लोगन गाने लगा था, लेकिन इसमें कुछ नया बात नहीं था। वह ऐसा ही करता था। मुझे ज्यादा समय नहीं लगा और मैंने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। वही मार्गो नाम का एक और कैरेक्टर है जो घर में इधर से उधर पता नहीं बंडल में क्या लिए घूम रहा था। फिर लेस्ली और स्पीरो भी इस बात से अफेक्टेड थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है और वो लोग गार्डन में पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। जब लेस्ली ने मुझे देखा कि मैं उनकी बातों को सुनना चाहता हूँ
तो उसने मुझे बोला कि जाओ अगल बगल में कहीं घूमने के लिए चले जाओ। मेरे परिवार के इस बर्ताव से मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था, तो मैं ऑलिव गार्डन में चला गया और सारा दिन एक हरे रंग के लिजर्ड छिपकली को चेस करते हुए, उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए गुजार देता हूँ। उसी रात जब मैंने लैंप को बुझा दिया था और अपने बेड में सोने के चला गया, तभी मुझे एक अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी और वहाँ पे बहुत सारे लोगों के हंसने की भी आवाज़ आई थी उसी ऑलिव ग्रोव से। थोड़ी देर बाद किसी के पैरों के चलने की आवाज़ आ रही थी, जहाँ पे लेस्ली और लॉरी कॉरिडोर से अजीबो गरीब तरीके से टाल मटोल करते हुए चल रही थी। और मैंने अपने परिवार के उस स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में मैं भूल चुका था और मैं सोच रहा था कि मेरे परिवार के लोग मेरे लिए क्या प्रेजेंट लाने वाले हैं। यही मैं सोच रहा था और मैं सो गया। अगली सुबह मैं उठता हूँ और यह सोचने लगता हूँ कि आज कुछ खास क्या है। तभी मुझे याद आता है कि आज तो मेरा जन्मदिन है। अब मैं बेड से उठने ही वाला था और देखने वाला था कि मेरा प्रेजेंट क्या है। तभी एक आवाज़ आती है। लेस्ली चिल्लाती है, इसे सिर से पकड़ो, इसे सिर से पकड़ो। मार्गो बोलती है, जरा ध्यान से, तुम तो इसकी डेकोरेशन को बिगाड़ रही हो। लेस्ली बोलती है, अरे डेकोरेशन को छोड़ो, उसके सिर को पकड़ो। वही लैरी का कहना होता है, हे भगवान, चारों ओर गोबर ही गोबर हो गया। अब यह सारी की सारी बात हो रही थी और उसके साथ साथ कुछ अजीब आवाज़ भी आ रही थी, जैसे कि कोई बॉल को उठा पटक रहा हो। मैं बेड पे बैठ गया और मेरे रूम में एक डंकी आता है जो पूरी तरीके से कलरफुल लग रहा था, एकदम क्रिसमस डेकोरेशन की तरह, और 3 बड़े बड़े पंख उसके कानों के बीच में लगे हुए थे। लेस्ली उसकी पूंछ को पकड़ते हुए बोलती है, जरा ध्यान से, अरे गधे। वह डंकी मेरे बेड के बगल में आता है और अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से मेरी तरफ देखने लगता है। मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था और वह अपने आप को जोर जोर से हिला रहा था, इस तरीके से कि उसके जो पंख लगा हुआ था उसके कान पे, वह गिर गया था। अब लैरी बोलता है, यह जगह तो पूरा का पूरा अस्तबल के जैसा दिखने में लगने लगा, कितना ज़्यादा स्मेल कर रहा है। वही मार्गो का कहना होता है कि तुमने पूरे के पूरे डेकोरेशन को ख़राब कर दिया। इस डेकोरेशन को करने में मुझे लगभग घंटों लग गए थे, लेकिन मैं अपने परिवार के लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अब यहाँ पे वह डंकी मेरे बेड के पास आ जाते हैं और मैं उसकी तरफ थोड़ी देर तक देखते रहता हूँ और फिर वह मेरे पास आता है और ऐसा आवाज़ बनाने लगता है कि मानो वह हंस रहा हो। वह अपने सिर की ऊपरी पार्ट को मेरे बॉडी में टच करता है और ऐसा लग रहा होता कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे सिल्क वर्म का कोकून, एक जन्मा हुआ बच्चा या फिर हर वो चीज़ जो सॉफ्ट होती है। तो माँ ने बोला, गैरी, क्या तुम्हें यह पसंद है? पसंद है? मैं स्पीचलेस था। अगर मैं उस डंकी के बारे में बात करूं तो उसका डार्क ब्राउन कलर था, उसके बड़े बड़े कान थे जैसे कि लिली के होते हैं,
और उसके पैरों के पास वाइट कलर के सॉक्स भी लगाए गए थे जो कि उसके पूंछ तक जाती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के पास सफेद सर्कल था जिससे यह पता चलता है कि वह गेस्टोरी के विलेज से आई है। मार्गो कहते हैं, क्या तुम्हें कैथरीन के डंकी याद है जिसे तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते थे? एक्चुअली में यह उसकी बेटी है। आगे बोला जाता है कि यह डंकी जो है वो मेल डंकी है। अब डंकी वह जो गधा था वहीं पे खड़ा था। वह कलर्ड पेपर को चबा रहा था जब मैं बेड से नीचे उतरा। मैंने माँ से सवाल किया, क्या हम इसे यहाँ रखने वाले हैं? जिस पे माँ बोलती है कि वह जो झोपड़ी बना था जिसे कॉस्टस ने बनाया था वह किसके लिए था? मैं इस बात को सुन करके बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। मेरा परिवार मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं और कितनी सीक्रेटली उन्होंने मुझे यह पता भी नहीं चलने दिया कि वह मेरे लिए क्या सरप्राइज कर रहे थे। उन्होंने कितना ज़्यादा मेहनत किया होगा इस डंकी को डेकोरेट करने में, धीरे धीरे और आराम से, क्योंकि उसकी बॉडी का जो डेकोरेशन था वह इतनी ज़्यादा डेलिकेट चीज़ों से किया गया था जो बहुत जल्दी टूट जाता है। मैंने उस डंकी को गार्डन ले गया और वहाँ पे ऑलिव ग्रोव के पास चला गया। मैंने उस बम्बू के झोपड़ी का गेट को खोला और मैंने उसे वहाँ रख दिया। अब यह घर उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था जैसा कि उसकी माँ के लिए होता। तो मैं उसे वापस बाहर निकालता हूँ और ऑलिव ट्री के पास बांध देता हूँ। वह वहाँ पे आधे घंटे तक रहता है और उसे तो यह एक सपना लग रहा था कि मानो उसके अगल बगल क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह चल रही थी, तभी अचानक से मुझे मेरी माँ का आवाज़ आता है। वह मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही थी और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था, संतुष्ट फील कर रहा था। और मैंने यह डिसाइड किया कि बिना कोई संदेह के मैं इस डंकी को अपने पास रखूँगा और ये कोरफू का सबसे फाइनेस्ट डंकी है। और ज़्यादा समय ना बिताए मैंने यह डिसाइड किया कि मैं इसका नाम सैली रखूँगा। मैंने उसे किस किया और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए चला गया।